कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। कल जो हमने ज्योग्राफी में फंडामेंटल टेक्टोनिक के बारे में पढ़ना कोशिश करी थी, मतलब मेरा ये सोच थी कि एकदम से टेक्टोनिक सिद्धांत पर जाने से अच्छा है कि कुछ पहले ही बातें कर लें, क्योंकि समय 23 से 24 मिनट का रहता है लेक्चर में, और 23 से 24 मिनट में मैं फंडामेंटल पर भी बात करूं और उस सिद्धांत उस थ्योरी पर भी बात करूं, ये संभव नहीं है। और ये आपके लिए समझना भी जल्दी जल्दी संभव नहीं है। और इसी बात को ध्यान में रखकर हमने कल कुछ फंडामेंटल देखे, जिसमें हमने प्लेटों का संचलन किस प्रकार से होता है, प्लेट कितने प्रकार की होती है, महाद्वीपीय होती है कि महासागरीय, महाद्वीपीय महासागरीय दोनों होती है। हमने ये कुछ चीजें हमने समझने की कोशिश की, और समझने की कोशिश के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत सारी बातों को समझ चुके होंगे। और इसी बात को ध्यान में रखकर आज हम फंडामेंटल के बाद में सिद्धांत को आज शुरू करते हैं, और सिद्धांत को शुरू करने के साथ में हम बहुत सारी बातों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक है थ्योरी, ये इसमें प्लेट क्या है। प्लेट एक वृहद संरचना है जिसका निर्माण क्रस्ट प्लस ऊपरी मेटल से हुआ है, जो दुर्बल मंडल के ऊपर चलती चलती। अब ये बात आती है कि सर ये प्लेट है और ये पृथ्वी है, और ये प्लेट है, तो सर प्लेटों की संख्या क्या है। तो ये प्लेटों की संख्या के ऊपर हर और कई सारे वैज्ञानिकों का अपना अपना तर्क रहा, परंतु जो अमेरिकन साइंस है उसके द्वारा 7 प्लेटों की परिकल्पना की गई, सैटेलाइट के माध्यम से ऑब्जर्व किया गया, और 7 प्लेटों में उनके द्वारा 6 महाद्वीपीय प्लेट बताई गई और एक महासागरीय प्लेट। अब ये प्लेट कहां कहां पर है, तो मैं छोटा सा वर्ल्ड का मैप आपको नमूने के रूप में बना के बता देता हूं, ताकि आपको आगे जो प्लेट है और प्लेटों का जो नाम है वो समझने में कभी दिक्कत ना हो। तो हमने ये देखा कि प्लेट क्या होता है और प्लेटों की संख्या कितनी बोली गई। ये हम सिद्धांत में चल रहे हैं, और सिद्धांत में चलने के साथ ही हम बहुत सारी बातों को समझ भी रहे हैं। तो ये अगर मैं एक मैप बनाऊं विश्व का, तो विश्व के मैप में अगर मैं ये विश्व का मैप बनाऊं, इस क्षेत्र को मैं उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, ये कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, और नीचे वाला कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। इसके बीच से तो मतलब 2 प्लेटें बनी, एक उत्तरी अमेरिका की और एक दक्षिणी अमेरिका की। इसके बीच में बेटा एक महासागर है जिसे नाम दिया गया है अटलांटिक महासागर। तो ये एक आपको एक प्लेट दिखाई देगी, कौन सी प्लेट, अटलांटिक महासागर। इसी के बाद में आपको ऊपर में एक प्लेट दिखाई देगी जो बहुत बड़ी, ये प्लेट यूरोप में भी है और एशिया में भी, तो उसे कहा गया यूरेशिया प्लेट, एक बड़ी प्लेट है। इसी के बाद में आपको एक और प्लेट दिखाई देगी अफ्रीका की, जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां पर आपको एक प्लेट दिखे, उसे कहा है अफ्रीका की प्लेट। और 1 2 3 4 5 5 प्लेट होगी। अब 6वीं प्लेट बनाते हैं, आपको भारत दिखाई देगा, और भारत के साथ में आपको ऑस्ट्रेलिया तक का दिखाई देगा, जिसे कहा गया इंडिया प्लेट। और फिर बाद में आपको ये सब प्लेटें कहीं ना कहीं आपको महाद्वीपीय दिखाई देंगी, कुछ महासागरीय में भी देंगे, परंतु बड़ा क्षेत्र किस में रहेगा, महाद्वीपीय में। परंतु एक ऐसी प्लेट है जिसका पूरा का पूरा विस्तार जो है वो किस में है, महासागर में ही है,
तो वो प्लेट का नाम है ये हो गया प्रशांत महासागर, ये हो गया प्रशांत महासागर। तो ये हो जाती है एक प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो इस प्रकार से हमने 6 प्लेटें बनाई। अब 7वीं प्लेट कौन सी है? तो नीचे जो आर्कटिक है, आर्कटिक, वहां पर आप जो एक 7वां महाद्वीप हमारा देखते हो, वहां पर आप जाओगे तो वहां पर आपको एक प्लेट दिखाई देगी। वैसे हम इन 6 प्लेटों का अध्ययन करते हैं। तो प्लेटें समझने में कोई दिक्कत हुई क्या? आप अमेरिका में जाओगे तो अमेरिकी प्लेट, उत्तर अमेरिका में जाओगे उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिका जाओगे दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अटलांटिक ओशन में जाओगे तो वहां पर एक प्लेट दिखाई देगी जो ऐसा आकार का बना हुआ है। किस आकार का बना हुआ है? ऐसा आकार का बना हुआ है। आप यूरोप और एशिया में जाओगे तो आपको यूरेशिया प्लेट दिखाई देंगी। और उसी के बाद में जब नीचे आओगे तो आपको 2 प्लेट दिखाई देंगी। एक अफ्रीका में दिखाई देंगी जो अफ्रीकी प्लेट कहलाई, और जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को कंप्लीट करती है उसे कहा जाएगा इंडियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये हो गया हमारी प्लेट। और प्लेट को समझने के बाद में अब हम ये देखते हैं कि ये प्लेटों का लगातार संचलन होते रहता है, कभी कभार एक दूसरे के विपरीत, मतलब अपसारी, एक दूसरे की ओर अभिसारी, समानांतर यानी पैरेलल। तो हम इन प्लेटों का संचलन देखते हैं और संचलन के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को समझने की भी कोशिश करेंगे। तो अगला हेडलाइन डालिएगा, प्लेटों का संचलन। प्लेटों का संचलन। तो हमने प्लेट का संचलन, तो प्लेट के संचलन में हमें सबसे पहले ये देखना है बेटा, अपसारी प्लेट संचलन। अब ये अपसारी प्लेट संचलन कैसा होता है? ये एक प्लेट हुई, ये एक प्लेट हुई, ये दोनों प्लेट जब विपरीत दिशा में दूर दूर जाती है तो उसे कहा जाता है अपसारी प्लेट संचलन। इस प्लेट संचलन में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करती है, और जब प्रयास करती है तो प्रयास किए जाने के कारण इन प्लेटों का जो जुड़ाव होता है वो जुड़ाव कहीं ना कहीं कम होता है। तो तनाव मूलक बल के कारण, तनाव मूलक बल के कारण ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, और जब दूर जाती है तो दूर जाने के कारण हमें भूकंप की उत्पत्ति, किसकी बेटा? भूकंप की उत्पत्ति दिखाई देती है, और साथ में भ्रंश की क्रिया भी दिखाई देती है। भ्रंश घाटी बनती है जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो इस क्षेत्र में किसका निर्माण दिखाई देगा? भ्रंश। तो मतलब अपसारी प्लेट संचलन के कारण किसका निर्माण होता है? भ्रंश का। ये बातें क्लियर होगी। हमने देखा था भ्रंश बल में, हमने देखा था तो तनाव मूलक बल हमने बोला, और जब होता है ऐसी क्रिया तो किसका निर्माण होता है? भ्रंश का। अब जैसे ही भ्रंश का निर्माण होता है तो इसी दौरान क्या होता है? जो प्रेशर होता है जो प्लेटों को जोड़े रखता है, वो प्रेशर या दबाव में जब कमी आती है तो दबाव में कमी आने के कारण, मैं यहां से लिखते चल रहा हूं इस बात को, तो दबाव में कमी आने के कारण जो पदार्थ का गलनांक का स्तर होता है, मतलब जो पदार्थ पहले अधिक टेम्परेचर पर गलता था वो अब कम टेम्परेचर पर गलने लगेगा, मतलब अब गलन की प्रक्रिया तेजी से होगी। जब गलन की प्रक्रिया तेजी से होगी तो गलनांक क्या हो रहा है यहाँ पर? कम। जब गलन की प्रक्रिया तेजी से होगी तो हमें मैग्मा बनते हुए दिखाई देगा। क्या बनते हुए दिखाई देगा? मैग्मा। अब पर ये क्रिया हो रही है बेटा, अगर मैं ये ऐसा डायग्राम बनाऊं तो ये एक प्लेट हो गई, ये इस तरफ चल रही, ये एक प्लेट हो गई, ये इस तरफ चल रही। तो मुझे ये बताइए, ये पानी वाला क्षेत्र है। अब ये पानी वाले क्षेत्र में अपसारी प्लेट का संचलन हो रहा है। जब अपसारी प्लेट का संचलन हो रहा है तो मुझे ये बताइए, सिलिका की मात्रा कहां पर ज्यादा होती है? समुद्र में ज्यादा होती है कि महाद्वीप में ज्यादा होती है? स्वाभाविक रूप से महाद्वीप में ज्यादा होती है, और महाद्वीप से लाई गई
सिलिका की मात्रा जो नदियों के द्वारा लाई जाती है वो अपने तट के पास ही छोड़ देती है, तो मतलब सुदूर तट पर सिलिका की मात्रा होगी क्या? नहीं होगी। सुदूर तट पर जब सिलिका की मात्रा होगी ही नहीं, तो स्वाभाविक रूप से जो मैग्मा यहाँ पर बना, वो मैग्मा जब ऊपर की ओर आएगा तो उसमें सिलिका की मात्रा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। जब सिलिका की मात्रा मिलेगी ही नहीं, तो मैग्मा अम्लीय बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। जब मैग्मा अम्लीय ही नहीं बनेगा, तो जो मैग्मा रहेगा वो गाढ़ा रहेगा कि तरल रहेगा? वो रहेगा तरल। मतलब वो आपको दिखाई देगा गाढ़ेपन में कमी के रूप लिए। जब वो तरल दिखाई देगा तो स्वाभाविक रूप से जो ज्वालामुखी क्रिया होगी, वो ज्वालामुखी जो क्रिया होगी वो शांत प्रकार की होगी। वो किस प्रकार की क्रिया होगी? शांत प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया। जब शांत प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया होगी, विस्फोट होगा ही नहीं, तो मतलब आपको आइट साइड में जो मैग्मा ऊपर बन के लावा कहलाता है, वो आइट साइड में धीरे धीरे जमना शुरू होगा। जब जमना शुरू होगा तो आपको इसके माध्यम से कटक का निर्माण दिखाई देगा। किसका निर्माण दिखाई देगा? कटक का निर्माण। तो मतलब हमें इस अपसारी प्लेट संचलन के माध्यम से, जो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलती है, तो अपसारी प्लेट संचलन के माध्यम से दो चीजों के निर्माण के बारे में पता चल गया। एक तो भ्रंश घट्टी का निर्माण होता है, दूसरा जब शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया होती है, और इस शांत प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लावा या मैग्मा की प्रकृति। लावा किस प्रकार का रहता है? अम्लीय क्षारीय किस्म का, क्योंकि उसमें क्या नहीं मिला रहता है? सिलिका। तो यही कारण रहता है कि जब शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो वो मैग्मा जो ऊपर आकर लावा कहलाता है, जब लगातार ठंडा होता है, तो ठंडा होने के कारण परत दर परत रूप में जमा होने के कारण हमें यहाँ पर कटक के निर्माण की स्थिति दिखाई देती है। तो हमने जो बाह्य संरचना के विषय में जब हमने मॉडल बनाया था, तो उसमें हमने कटक और भ्रंश लिखा था, तो अपसारी प्लेट संचलन के माध्यम से इसका निर्माण हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ तक की कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? चलो, अब ये अपसारी प्लेट संचलन जो होता है बेटा, प्राय समुद्र में होता है। और समुद्र में होता है तो समुद्र में होने के कारण आपको दुनिया का सबसे बड़ा कटक आपको दिखाई देगा कहां पर? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर कैसा है? एस आकार का। दूसरा आपको प्रशांत महासागर में छोटे मोटे कटक दिखाई देंगे, और उसके बाद में आपको हिंद महासागर में कटकों की संभावना दिखाई देगी। इनका निर्माण क्यों होता है? जब प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलती है और शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया के कारण लावा लगातार ठंडा होता है, तो कटक का और भ्रंश का निर्माण की संभावना बनती है। तो यहाँ तक की कोई दिक्कत? अब हम ये देखते हैं अपसारी प्लेट संचलन के साथ में अभिसारी प्लेट संचलन। अभिसारी प्लेट संचलन का मतलब होता है दो प्लेटें एक दूसरे की ओर जब आती है, उस प्लेट संचलन को कहा जाता है अभिसारी प्लेट संचलन। ये अभिसारी प्लेट संचलन को हम समझने की कोशिश करते हैं, और इस प्लेट संचलन में हमें कई प्रकार के महाद्वीपीय संचलन दिखाई देंगे। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि भैया अपसारी प्लेट अभिसारी प्लेट संचलन, इस अभिसारी प्लेट संचलन में हमें महाद्वीपी, महासागरी, महाद्वीपी, महाद्वीपी, महासागरी और महासागरी, ये तीन प्रकार का प्लेट संचलन अभिसारी में होता है, जो प्लेट एक दूसरे की ओर आती है। तो हमें तीन प्रकार के संचलन को देखना है अभिसारी प्लेट संचलन में। तो हमें ये धीरे धीरे समझना आएगी कि मैं ऐसा क्यों पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं कि बताइए एंडीज पर्वतमाला पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। प्रश्न आपसे पूछेगा, जब दो प्लेटें मिलेंगी तो प्लेट मिलने के कारण एक प्लेट नीचे की ओर जाएंगी, एक प्लेट ऊपर की ओर आएंगी। जब एक प्लेट नीचे की ओर जाएंगी और एक प्लेट ऊपर की ओर आएंगी, तो ऊपर वाली प्लेटें के माध्यम से पर्वत का निर्माण होगा। अब प्रश्न ये पूछता है कि भैया एंडीज पर्वतमाला पर और रॉकी पर्वतमाला पर ज्वालामुखी क्रिया दिखाई देती है, विस्फोटक ज्वालामुखी क्रिया दिखाई देती है, परंतु हिमालय पर क्यों नहीं? ये प्रश्न पूछने की संभावना है। फिर वो प्रश्न पूछता है कि भैया हर जगह पर आपको जहां पर भी अभिसारी मतलब दो प्लेटें मिलती है, वहां पर आपको पर्वत का निर्माण दिखाई देता है, परंतु जब प्रशांत महासागरीय प्लेट और जो यूरेशिया की जो महाद्वीप महासागरीय प्लेट
जब दोनों टकराती है तो वहां पर क्यों नहीं पर्वत का निर्माण दिखाई देता है। और इसीलिए मैं इसको अलग अलग बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप उस बात को समझ सकें। आज के लेक्चर में जितनी बातें क्लियर होंगी अभिसारी प्लेट संचलन की उतनी कवर करने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो जब दो प्लेटें जिसमें से एक प्लेट किस प्रकार की हो, महाद्वीपीय प्लेट, और दूसरी महासागरीय प्लेट, तो मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था घनत्व का भार से सीधा संबंध होता है। अब जब घनत्व का भार से सीधा संबंध होता है तो मैंने बताया था कि भैया जहां पर सिलिका ज्यादा रहेगा उसका घनत्व कम रहेगा, और जहां पर Fe ज्यादा रहेगा उसका घनत्व क्या रहेगा, ज्यादा। तो इस बात को बताते हुए मैंने कहा था कि भैया सिलिका की जो मात्रा होती है वो सिलिका की मात्रा महाद्वीप में ज्यादा होती है, महासागरीय क्षेत्र में बहुत कम या नगण्य। तो स्वाभाविक रूप से घनत्व किसका कम हुआ, महाद्वीपीय प्लेट का, और घनत्व किसका ज्यादा हुआ, महासागरीय प्लेट का। तो हमें अब प्लेटों का संचलन कराना है। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है तो इस प्रकार के संचलन को अभिसारी प्लेट संचलन कहा जाता है। और जब एक महासागरीय प्लेट हो और दूसरी महाद्वीपीय प्लेट हो तो इस प्रकार के प्लेट को अभिसारी प्लेट संचलन तो कहा जाएगा, साथ में महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट संचलन भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं डायग्राम के माध्यम से कि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। पतली है और ये मोटी है। मोटी प्लेट अपने आप घनत्व कम है तो मैं कौन सी प्लेट बोलूंगा, महाद्वीपीय प्लेट। और सॉरी, ये मोटी है पतली है तो इसे कौन सी प्लेट कहूंगा, महासागरीय प्लेट। अब ये महासागरीय प्लेट है, इसका घनत्व है ज्यादा और इसका घनत्व है कम। जब दोनों प्लेट टकराएंगी तो मुझे बताइए, एक भारी सामान ढोने वाली गाड़ी और कम भारी सामान ढोने वाली गाड़ी जब दोनों टकराती है तो टकराने के पास में कौन सी गाड़ी ऊपर की ओर जाती है, कौन सी गाड़ी नीचे की ओर जाती है। यदि आप इसका अवलोकन करोगे साइंस की दुनिया में तो आपको समझ में आएगा कि जिसका घनत्व अधिक होता है वो घनत्व वाली, जिसका भार ज्यादा होता है वो गाड़ी नीचे की ओर आती है, जिसका भार कम होता है वो ऊपर की ओर जाती है। तो स्वाभाविक रूप से जब अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट से टकराती है तो टकराने के बाद में अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे की ओर जाती है और कम घनत्व वाली प्लेट ऊपर की ओर आती है, और ऊपर की ओर आने के बाद में हमें पर्वतों का क्या दिखाई देता है, निर्माण दिखाई देता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। अब इसी दौरान जब ये प्लेटें टकराती है तो टकराने के बाद में हमें ये एक और चीज दिखाई देगी, जहां पर ये टकराती है और नीचे की ओर जाती है तो नीचे की ओर जाने पर हमें यहाँ पर एक गहरी खाई दिखाई देती है जिसे कहा जाता है गर्त। जिसे क्या कहा दिखाई देता है, गर्त। अब ये गर्त का निर्माण होता है, मतलब जब एक महाद्वीपीय प्लेट और जब एक महासागरीय प्लेट टकराती है तो टकराने के बाद में महासागरीय प्लेट नीचे की ओर जाती है और महाद्वीपीय प्लेट ऊपर की ओर आती है तो हमें इससे पर्वत का निर्माण दिखाई देता है। और जहां पर महासागरीय प्लेट नीचे की ओर आती है वहां पर हमें किसका निर्माण दिखाई देता है, गर्त का। परंतु इसके साथ और भी क्रिया होती है। अगर हम इसको क्रिया के रूप में पढ़ेंगे, सीक्वेंस के रूप में पढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, हम अगर सीक्वेंस के रूप में हम पढ़े तो सबसे पहले अधिक घनत्व वाली प्लेट का कम घनत्व वाली प्लेट से टकराहट के कारण हमें यह दिखाई देता है कि कम घनत्व वाली प्लेट ऊपर की ओर और अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे की ओर जाती है, और टकराने के बाद हमें भूकंप दिखाई देता है, अर्थात भूकंप के झटके दिखाई देते हैं, जिसका जो केंद्र रहता है अधिक गहराई में नहीं रहता। परंतु जैसे ही प्लेट नीचे की ओर जाते आती है
उसका क्षेपण होते जाता है, तो क्षेपण होने के कारण अधिक घनत्व वाली प्लेट का क्षेपण होने के कारण नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, और तापमान में वृद्धि होने के कारण उसका गलन होता है, पिघलन होता है, और पिघलने के बाद में मैग्मा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? मैग्मा का निर्माण होता है। और ये मैग्मा का निर्माण महाद्वीपीय प्लेट के नीचे होने के कारण वहां पर सिलिका की मात्रा रहती है, और सिलिका की मात्रा होने के कारण मैग्मा में सिलिका मिल जाता है, और सिलिका जब मिल जाता है तो हमें जो मैग्मा बनते हुए दिखाई देता है वो किस प्रकार का दिखाई देता है? अम्लीय। और अम्लीय मैग्मा किस प्रकार का रहता है? गाढ़ा। जब गाढ़ा मैग्मा आपको दिखाई देगा तो स्वाभाविक रूप से वो ऊपर की ओर आएगा, तो ऊपर की ओर आएगा तो फिर हमें क्या दिखाई देगा? ऊपर के आने के दौरान भूकंप। तो भूकंप पहली बार भी दिखाई दिया जब टकराई, और जब अधिक गहराई में गलन हुआ तो वहां पर भी हमें दिखाई दिया भूकंप। तो हमें फिर क्या दिखाई देगा? भूकंप। और जब ये भूकंप आएगा तो ये ऊपर की ओर जब आने की कोशिश करेगा, ये लावा में, है ना, तो ये जब ऊपर की ओर आने की कोशिश करेगा तो ये अम्लीय गाढ़े किस्म का है, तो आपको इसके कारण शंकुनुमा ज्वालामुखी क्रिया दिखाई देगी, और इसके कारण आपको पर्वत का निर्माण दिखाई देगा। तो मतलब जहां पर महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट टकराती है, तो टकराने के बाद सबसे पहले अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे की ओर जाती है, कम घनत्व वाली प्लेट ऊपर की ओर आती है, तो पर्वत बनते हैं। परंतु अधिक घनत्व वाली प्लेट और कम घनत्व वाली प्लेट के टकराने पर सबसे पहले कम गहराई वाले भूकंप आते हैं। परंतु जैसे ही अधिक घनत्व वाली प्लेट का नीचे लगातार क्षेपण होता है तो तापमान में वृद्धि होते आती है। जब तापमान में वृद्धि होती है तो पदार्थ जो रहता है वो गलने लगता है, और गलने के बाद में मैग्मा बनता है, और ये मैग्मा में सिलिका की मात्रा मिल जाने के कारण हमें ये अम्लीय किस्म का मैग्मा दिखाई देता है। और जब ये ऊपर आता है तो अम्लीय किस्म का लावा कहलाता है, और ऊपर आने के दौरान भूकंप के झटके दिखाई देते हैं। और जब भूकंप आता है और साथ में ज्वालामुखी क्रिया होती है, वो अम्लीय किस्म की होती है, तो शंकुनुमा संरचना का निर्माण दिखाई देता है, और शंकुनुमा संरचना के कारण हमें शंकुनुमा पर्वतों का भी निर्माण दिखाई देता है। और इस प्रकार की जो संरचना हमें दिखाई देती है वो पूरे के पूरे हमें, अगर मैं छोटा सा मैप बनाकर बता दूं, तो ये संरचना हमें ये हो गया प्रशांत महासागरीय प्लेट, और ये हो गया अमेरिकी प्लेट। ये दोनों जब टकराती है तो हमें यहाँ पर पर्वत की श्रृंखला दिखाई देती है, और इस क्षेत्र में आपको गर्त का निर्माण दिखाई देता है। और इसी क्षेत्र में जहाँ पर्वत है यहाँ पर आपको बहुत सारे ज्वालामुखी क्रिया भी दिखाई देंगी। जैसे मैंने कहा था माउंट कोटोपेक्सी, चिम्बेरेंजो, ओजोस द सलादो, ये सब क्या है? ये ज्वालामुखी पर्वत है। तो मतलब मैंने बता दिया कि अभिसारी प्लेट संचलन में जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट टकराती है तो छिछले किस्म का भूकंप आता है, और छिछले किस्म का भूकंप आने के साथ में पर्वत के निर्माण की संभावना बनती है, और ये पर्वत कभी कभार शंकुनुमा बनते हैं। और शंकुनुमा बनने का प्रमुख कारण है जो मैग्मा रहता है उसका किस प्रकार का होना? अम्लीय किस्म का। अम्लीय बनता क्यों है? क्योंकि उसमें सिलिका की मात्रा होती है। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद के लेक्चरों में हम इस बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से महासागरीय प्लेट टकराती है तो किस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, और जब महाद्वीपीय प्लेट टकराती है तो किस प्रकार का संरचना का निर्माण होता है, और ये कहां पर हो रहा है। तो मतलब हमें इन प्लेटों के टकराने से भूकंप की, ज्वालामुखी क्रिया की और पर्वत की हम इसकी व्याख्या कर सकते, ये हमारे दिमाग में आने लगा है। परंतु अभी जब पूरा पढ़ लेंगे तो हमें और भी चीजें क्लियर होते चलेगी। तो आपको लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो आप इस लेक्चर को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और खूब मन लगा के पढ़िए ताकि आपकी तैयारी और मजबूत धारदार होते रहे। थैंक यू।